तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे हैं हम लोग। वहां पर हम लोगों ने देख लिया है अरावली पर्वत के बारे में, हम लोगों ने देख लिया है विंध्याचल पर्वत के बारे में, सतपुड़ा पर्वत के बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में, नीलगिरी, अन्नामलाई पर्वत, कार्डामम की पहाड़ियां, नागरकोल की पहाड़ियां, इन सारे पहाड़ियों के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। आज आपको दिख रहा होगा ये मेरा प्यारा भारत है, क्योंकि हमें जरूरत है केवल एक दिशा देने की, इसलिए मैंने इसका दक्षिण का ऊपर का पोर्शन नहीं बनाया है। प्रायद्वीपीय भारत में से छोटा नागपुर का पठार आज हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक से हम लोग इसको शुरू करेंगे और संभवतः इस टॉपिक के बाद ही हम यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत के सभी पर्वतों को हम यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं। और जो लोग पहली बार चैनल में आए हो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और उनसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को समझना है तो इनके लिए आपको इससे पहले वाले वीडियो भी देखने होंगे, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। हिमालय की हम लोगों ने पूरी सीरीज बना कर रखी हुई है, तो बिंदास तरीके से जाइए, पढ़िए और मजे के साथ एंजॉय करते रहिए। शुरू करते हैं हम लोग छोटा नागपुर पठार। देखिए छोटा नागपुर पठार का जो एरिया है ना वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अब आप लोग यार थोड़ा थोड़ा तो जानते ही हो यार, इतना तो मैपिंग का नॉलेज आपको भी है यार। ये जो एरिया है ना ये झारखंड के आसपास का एरिया है। कहाँ का एरिया भैया? ये झारखंड के आसपास का एरिया है। तो यार इसको जरा समझते हैं और जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। जो छोटा नागपुर का पठार है इसको थोड़ा सा लिखते हैं। और पहली कंडीशन, अगर हम कहें कि ये कहाँ पाया जा रहा है साहब, कहाँ पाया जा रहा है छोटा नागपुर का पठार, तो आप कहेंगे कि ये पाया जाता है, इसका जो विस्तार है वो भैया विस्तार है इसका झारखंड। और झारखंड भैया मतलब धोनी जी, मतलब क्या साहब 6 धोनी जी का छक्का प्लस, और पश्चिम बंगाल में। कहां पे साहब? पश्चिम बंगाल में। अच्छा तो भैया यार हम लोगों ने ये देखा कि साहब ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये 2 राज्यों का विस्तार क्षेत्र में अंतर्गत मोस्टली इसका आ जाता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ओ हो। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं। छोटा नागपुर का पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। तो अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो इसको आप एक पॉइंट में ऐड अप कर लीजिए कि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ओ माय गॉड, बहुत आसान है। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट साहब क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कैसे? हम तो एग्जाम वाले हैं भाई, हमें एग्जाम क्रैक करना है साहब, हमें फालतू की बातें नहीं करनी साहब, हमें फालतू की नहीं। तो हम इसमें देखेंगे कि यहां से 2 नदियां निकलती हैं। कितनी? 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं साहब, महत्वपूर्ण 2 नदियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साहब। आसानी के साथ हम पढ़ेंगे। 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं साहब। कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। 2 महत्वपूर्ण नदियां यहां से निकलने वाली हैं, महत्वपूर्ण नदियां। और उन नदियों का नाम क्या है साहब? महत्वपूर्ण नदियां जो निकलती हैं उनमें से एक ऐसी नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी क्या कहा जाता है साहब? पश्चिम बंगाल का शोक। यार शोक क्यों कहते होंगे साहब? ये जो नदी है ना ये आतंक लेके आ जाती है। जैसे बिहार का शोक क्या है साहब? कोसी नदी। पता ही नहीं चलता साहब कब अपना रास्ता बदल दे। पता लगा चलो सर इस रास्ते जा रहे हैं, अचानक बगल वाले गांव पे कुछ लोग रहते हैं, सोचा इसको निपटाते हुए चले, बगल में रास्ता बदली, गांव के पास से निकली, गांव को बहा ले गई साहब। ऐसा ही कुछ होता है, तभी कहते हैं साहब दामोदर नदी को क्या? पश्चिम बंगाल का शोक। क्योंकि साहब ये अपना रास्ता बदल देती है रातों रात, और जब रास्ता बदल देगी तो समस्या तो आएगी। दामोदर नदी। दूसरी कौन सी नदी भैया? दूसरी भी एक नदी है, उसका नाम है कौन सी नदी साहब? स्वर्ण रेखा नदी। इसका इंपॉर्टेंट नाम है साहब स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। यार ये नदी किसी और भी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन बनता है साहब किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है साहब? जरा उसको समझ लेते हैं। तो ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ना इसके तट पर रांची बसा है, वही अपना माही मार रहा है, माही मार रहा वाला रांची। तो भैया याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी के तट पर क्या है? इसके तट पर आपको ध्यान में रखना है, तट पर क्या बसा है साहब? रांची। रांची बसा हुआ है साहब। चलिए कोई बात नहीं, रांची बसा हुआ है। अच्छा अब हमने देख लिया साहब
इसके बाद और क्या प्रश्न बन सकते हैं छोटा नागपुर पठार से? छोटा नागपुर पठार भाई साहब याद रखिएगा, खनिजों के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है साहब। खनिजों के मामले में सर्वाधिक विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। तो यहां से एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिएगा साहब। क्या ऐड करना है साहब इसे? कि साहब खनिजों के मामले में इसमें स्टार बना के पॉइंट ऐड करिएगा, लिखिएगा, नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत जरूरी है। सफलता आपके कदमों पर होगी, लेकिन सफलता के लिए आपको उस मंजिल तक पहुंचना होगा, और मंजिल की जो सीढ़ियां है ना साहब वो चढ़नी पड़ेंगी, या तो आपके अंदर उड़ान वाली क्षमता हो। तो साहब आप एग्जाम के 3 महीने पहले आपने फर्राटेदार तैयारी की, सिलेक्शन हो गया, वरना वर्ष भर मेहनत करना पड़ेगा साहब। तो भैया इसके लिए एक कंडीशन याद रखिएगा, इसमें क्या है? खनिजों के मामले में सर्वाधिक विविधता वाला क्षेत्र, खनिजों के मामले में सर्वाधिक विविधता वाला क्षेत्र है भैया, मामले में सर्वाधिक विविधता वाला क्षेत्र, ये पॉइंट ऐड कर लेना, सर्वाधिक विविधता वाला क्षेत्र। और सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? पश्चिमी घाट में, उसको भी ध्यान में रखना साहब, बात किया पिछले वीडियो में। हाँ, देख लेना जाकर पिछले वीडियो भाई साहब, पिछला वीडियो जरूर देखना जाकर के, सर्वाधिक विविधता वाला क्षेत्र। और यार शेयर कर दिया करो यार, तुम लोग एक शेयर नहीं करते यार, अपना स्टेटस वगैरह में लगा लिया करो यार, वीडियो का कम से कम लिंक ही शेयर कर दिया करो यार, बस इतना ही तो करना है तुमको, विविधता वाला क्षेत्र। चलो भैया, सर्वाधिक विविधता वाला क्षेत्र कौन सा भैया? आपका छोटा नागपुर। किसके मामले में? खनिजों के मामले में। इसीलिए इसको सर्वाधिक विविधता वाला क्षेत्र खनिजों के मामले में है, इसीलिए इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है, कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको रूर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर क्षेत्र। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग भैया, क्या कहा जाता है इसको? रूर क्षेत्र कहा जाता है, रूर क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, छोटा नागपुर के बारे में थोड़ा और समझते हैं साहब। छोटा नागपुर के बारे में क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साहब। कौन सा क्वेश्चन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साहब। ये जो दामोदर नदी है ना साहब, ये छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांट देती है। छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित करती हुई निकलती है आपकी कौन सी नदी? आपकी छोटा नागपुर को पठार को विभाजित करने वाली 2 नदी। तो आप लिखिएगा दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को, पठार को 2 भागों में बांटती है। पठार को 2 भागों में बांट देती है भैया। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित कर देती है। अच्छा, 2 भागों में विभाजित कर देती है, ये बात तो हमने देख लिया भाई साहब, विभाजित कर देती है। लेकिन कौन कौन सा भाग बना उसको भी तो समझ लेते हैं साहब। तो इस यहां से 2 कंडीशन निकल के आती है, इसको मैं इरेज कर देता हूं साहब, और यहां से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। तो 2 भागों में जो बांटती है, तो एक भाग कहलाता है कौन सा? एक भाग कहलाता है हजारीबाग का पठार। ये जो छोटा नागपुर पठार है ये 2 भागों में बट जाता है। कौन सी नदी बांटती है? दामोदर नदी बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन सा भाग है वो? एक भाग कहलाएगा आपका हजारीबाग का पठार। कौन सा साहब? हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। अच्छा, हजारीबाग का पठार। और दूसरा जो भाग है, दूसरा कहलाता है साहब रांची का पठार। क्या कहलाता है भैया? रांची का पठार, रांची का पठार। चलिए, ये तो हमने देख लिया साहब, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। कौन सी नदी विभाजित करती है? दामोदर नदी करती है साहब। किसको करती है? छोटा नागपुर पठार को। ये इसे और क्या कहा जाता है? रूर के क्षेत्र कहा जाता है। इसे कुछ और भी नाम से बुलाया जाता है साहब, इसे किसी और नाम से भी बुलाया जाता है, तो जरा उसको भी देख लें साहब। अब ये पॉइंट आप ऐड अप करते जाइएगा साहब। ये छोटा नागपुर का जो पठार है ना साहब, छोटा नागपुर पठार को संप्राय क्षेत्र भी कहा जाता है साहब। क्या कहा जाता है? संप्राय क्षेत्र, संप्राय क्षेत्र। याद रखिएगा, कभी एग्जाम में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेनी एरिया, क्या बोलते हैं इसको? प्लेंटी एरिया, प्लेन कहा जाता है इंग्लिश में आपका।
ये संप्रदाय, ये क्यों, कैसा क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि अपर्दन की प्रक्रिया से परिणाम स्वरूप आपका यहां पर बनता है, यहां पे इंड ऑफ, इसको आप लिख लीजिएगा, इंड ऑफ साइक्लिक इरोजन। साइक्लिक यार इंग्लिश में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? साइक्लिक, हाँ ठीक, इरोजन भैया, क्या? एंड ऑफ साइक्लिक इरोजन। यहां पर अपर्दन की प्रक्रिया के बाद समाप्त हो जाती है, यहां अपर्दन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और इसके बाद यहां पर आपका पठारी क्षेत्र मिलता है और इसीलिए इसको संप्राय क्षेत्र कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आ जाएगा और आपने पढ़ा नहीं है तो आप गेस नहीं कर सकते साहब, आप गेस नहीं कर सकते कि साहब ये आपको कौन सा एरिया है। छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, ठीक है। इसको पटभूमि भी कहा जाता है, इसका एक और नाम याद रखिएगा, छोटा भूमि को। यहाँ पे उच्च स्थल पाए जाते हैं, एक्चुअली ऐसे है, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार में उच्च भूमि पाई जाती है, उच्च स्थल पाए जाते हैं, क्योंकि पठार है साहब और पूरी की पूरी मैदानी है और ऊंचाई में है, उच्च भूमि स्थल पाए जाते हैं, ठीक है। और उच्च भूमि जो स्थल है ना भैया, इनको क्या कहते हैं? पटभूमि कहते हैं। तो ये पटभूमि कहाँ पाई जाती है? आपसे ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा और आप मुंह फैला दोगे, आप मुंह फैला दोगे वहां पे, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं साहब। पटभूमि कहा जाता है, कहाँ पे पटभूमि पाई जाती है? छोटा नागपुर के पठार में भी पटभूमि कहा जाता है। आहा, क्या कहने, कहा जाता है। कितना आसान है भैया यार, पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन पढ़ने का तरीका अगर आपको पता हो तो आसान हो जाती हैं चीजें। चलिए भैया, छोटा नागपुर पठार, अब इतनी सारे फैक्ट यार, छोटा नागपुर पठार, अब क्या किसी की जान लोगे क्या? बच्चे की जान थोड़ा ना लेनी है आपको, इतनी बहुत सारी चीजें हमने छोटा नागपुर के पठार के बारे में पढ़ लिया है। चलिए नोट करिए फटाफट, थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं और साहब आगे बढ़ते हैं। इरेज करने के बाद साहब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग थोड़ा देखते हैं किसके बारे में, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं मालदा गैप यानी कि शिलांग के पठार के बारे में। ठीक, चलो देखें भैया, आगे बढ़े। ठीक है भैया, देखो बढ़ते हैं आगे, फिर आपकी अनुमति है तो आगे हम बढ़ जाते हैं साहब। चलो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार कि मजा आता है कि नहीं आता है यार। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं कैसा इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है, कुछ बताते ही नहीं हो यार, कनेक्टिविटी नहीं बनाते हो यार तुम लोग, दिल तोड़ देते हो मेरा। चलो कोई बात नहीं, दिल फिर से जोड़ेंगे हम। अब इसके बाद देखो, अब जैसे ये साहब है ना, अब थोड़ा देखो, अब देखो गौर से थोड़ा देखो, ठीक है। अभी देखना, थोड़ा सा देखना भाई साहब। ये मान लिया कि साहब हमारा क्या है, ये वाला बीच का एरिया कौन सा है साहब? मेघालय, यही तो एरिया है ना साहब। ये कौन सा एरिया है? मेघालय। यहां पे कुछ बताना है साहब, मेघालय, ठीक। हम लोगों ने छोटा नागपुर का पठार पढ़ लिया ना साहब, मेघालय। आते हैं थोड़ा सा, अभी देखो, अब ये भारत है हमारा, भारत ही हमारा, ये हमारा प्यारा भारत है, हिंदुस्तान प्यारा भारत। यहां पे ये जो एक पठार पाया जाता है, कौन सा पठार पाया जाता है? उसको कहते हैं साहब, एक पठार पाया जाता है, उसको बोलते हैं शिलांग का पठार। कौन सा पढ़ा भैया? शिलांग का पठार, कौन सा पठार भैया? शिलांग का पठार भैया, बहुत आसान है साहब, शिलांग का पठार। अब देखो थोड़ा सा, इस शिलांग में शायद शिलांग होगा, शिलांग नहीं होगा, हिंदी मेरी यार कितनी गंदी हिंदी है। शिलांग का पठार, चलो भैया आते हैं, शिलांग का पठार। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनने वाले? पहली कंडीशन, नाम से ही पता भैया शिलांग का पठार सिर्फ कहां होगा? मेघालय में होगा, क्योंकि शिलांग मेघालय में है। अरे भैया कितना आसान है, किस कहां पर सिचुएटेड है, आपका स्थित कैसी है साहब, इसकी किधर है? तो पहली कंडीशन आपको इतना तो आंख मूंद के बच्चा गांव गांव का चिल्ला चिल्ला के बता सकता है कि ये मेघालय में होगा। अच्छा, ये बना कैसे होगा यार साहब? जब प्रायद्वीपीय भारत हिमालय के निर्माण में टकरा रहा था, तैथिस सागर यानी कि हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से, कुछ भाग प्रायद्वीपीय भारत का टूट के चला गया बगल में भाई साहब, वहां धर रहा जा करके, और टूट के जब चला गया तो आप बन गया। इसका मतलब शिलांग का पठार कुछ और नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, जिसको आप लिख लीजिएगा, यह प्रायद्वीपीय पठार का ही तो हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है भाई साहब। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। चलो भैया हमने ये देख लिया, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और क्या बन सकता है इससे क्वेश्चन? तो पूछेगा साहब भैया इसकी पहाड़ियां, इसमें ये पठार जो है ना, ये 3 पहाड़ियों में विभाजित है पूरा का पूरा। तो यहाँ 3 पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ी है भैया?
3 पहाड़ियां पाई जाती हैं आपकी। बड़ा ही फेमस नाम है, आप लोग सब जानते हो भैया, आप लोग सब जानते हो। मुख्यतः इसमें कौन सी पहाड़ी है साहब? 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में। कौन सी? नाम सुन लो भैया, गारो, गारो, खासी, खांसना नहीं भैया आजकल, और जयंतिया। जयंतिया बड़ा खतरनाक है नाम, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, दीज आर द 3 हिल्स, 3 पहाड़ियां साहब। कहां पर है गारो, खासी, जयंतिया? आपकी ये गारो है, इसका ऑर्डर अगर हम नाम देखेंगे तो ये गारो है, ये वाली खासी है, खासी नॉट खांसी, खासी, और ये भैया क्या है? जयंतिया है। ठीक है, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया कहां पर पाई जाती है साहब? आपकी तीनों की तीनों मेघालय में, शिलोंग के पठार का हिस्सा है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी भैया क्या है? ऊंची चोटी कोई ना कोई तो पहाड़ी होगी ना जो टॉप पोजीशन की होगी, तो सोची चोटी का नाम याद रखिएगा। तो गारो, खासी, जयंतिया की जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है वो गारो में पाई जाती है, यानी कि इस वाले में पाई जाती है। तो गारो में पाई जाती है सबसे ऊंची चोटी, और उसको कहा जाता है नोकरेक। नोकरेक क्या भैया? नोकरेक। नोकरेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जहां तक मैं सही हूं। नोकरेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग के पठार की। चलो इसको देख लेते हैं, कंफर्म कर लेंगे इसको बाद में, लेकिन जहां तक मुझे लगता है गारो, खासी, जयंतिया की नोकरेक ही है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाद में इसको मैं चेक कर लूंगा। अगर गलत होगा फैक्ट तो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं भी इंसान हूं, गलत होगा फैक्ट दूसरे वाले में चेकअप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी तक के लिए गारो, खासी, जयंतिया, नोकरेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर स्थित है? गारो में स्थित है। क्लियर? शिलोंग का पठार में आपका ये पड़ गया, हम लोगों ने इसका देख लिया। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछ लेता है यार, ये बताओ मालदा गैप कहां है? मालदा गैप क्या साहब? मालदा गैप, मालदा गैप आपसे ये पूछ लेगा। बताओ जल्दी बताओ, आप लोग बताओ मालदा गैप कहां भैया? मालदा गैप कहां है मालदा गैप? मालदा गैप देखो कहां पर है यार, ये जो शिलोंग का पठार है ना, और शिलोंग का इधर छोटा नागपुर के इधर जब पूरब में आप चलेंगे तो ये आपका एक पड़ता है राजमहल की पहाड़ियां, और राजमहल की पहाड़ियां और शिलोंग के पठार का जो गैप पाना जाता है उसी को कहते हैं मालदा गैप। क्या कहते हैं भैया? मालदा गैप। तो एक पॉइंट यार लिख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है मालदा गैप। मालदा गैप के बारे में, मालदा गैप किसके बीच में है लिख लीजिएगा, मालदा गैप किसके बीच में? लिखिए जल्दी से फटाफट कॉपी अपने। यह राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां एवं शिलोंग के पठार के बीच में स्थित है। शिलोंग के पठार के बीच में भैया, राजमहल की पहाड़ियां और शिलोंग के पठार के बीच में। क्लियर? चलो बस हो गया भैया, इसका हमने इतना समझ लिया साहब। शिलोंग के पठार और राजमहल की पहाड़ियों के बीच में कौन सा गैप है? मालदा गैप है। क्लियर हो गया साहब आपका। इसके बाद हमने यहाँ पर देख लिया यार इसके बारे में, हमने देख लिया शिलोंग के पठार के बारे में, हमने देख लिया आपका किसके बारे में? छोटा नागपुर के पठार के बारे में। यार थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं यार, किसके बारे में? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के बारे में। तो थोड़ा सा यार ये वाला पोर्शन हो जाएगा ना तो हमारा लगभग प्रायद्वीपीय भारत का क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आपको बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आपकी वीडियो में। अब लगभग ये मान के चलिए कि कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। तो भैया देखो अब यार अगर हमने देखो पश्चिमी घाट देखा था ना, जो आपका पूर्वी घाट है ना वो लगभग ऐसे आपका है, ठीक है ना, मतलब ये पूरा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो इसके बारे में आपका ज्यादा कुछ आता नहीं है। तो हम इसके सीधा पॉइंट की बात करते हैं। और यहाँ पर पूर्वी घाट, पूर्वी घाट जो है ना भैया, ये पूर्वी घाट आपका 3 राज्यों में विस्तार है इसका, पहली कंडीशन तो ये। अब पूर्वी घाट है तो सिंपल सी बात है पूरब में होगा, किसके सटा होगा? बे ऑफ बंगाल से, यानी बंगाल की खाड़ी से होगा। इसका जो विस्तार है ना उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश में है, और ये तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, आंध्र और ओडिशा, ये तीनों में है साहब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अच्छा
विस्तार आपने पढ़ लिया। एक बहुत पूछेगा ना तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत पूछेगा इसकी ऊंची चोटी, क्योंकि इसमें ऊंची चोटी में बहुत विवाद है, इसलिए जो सोफिस्टिकेटेड मुझे लगता है वो मैं लिखे दे रहा हूँ। 1690 के आसपास इसकी हाइट है टोटल। जिंगा गाड़ा, क्या साहब, जिंगा गाड़ा, बड़ा इसमें विवाद रहता है, कभी ये लिखता है ऊंची चोटी, कभी वो लिखता है, अलग अलग बुक लिखती रहती हैं, लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड है जिंगा गाड़ा है, लगभग 1690 के आसपास इसकी मीटर ऊंचाई है आपकी जिंगा गाड़ा की, ठीक है। पूर्वी घाट की ऊंची चोटी मानी जाती है। क्या है साहब, ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, ठीक है भैया। अब ऊंची चोटी हमने पूर्वी घाट के बारे में देख लिया। यार ये बताओ पता क्या बचा, अब देखो हमने अगर पूरा रिवाइज करें पिछले प्रायद्वीपीय भारत में हम देखें तो हमने पश्चिमी घाट तक तो पूरा बोल ही चुके हैं, पश्चिमी घाट से तक उधर देख लिया था, छोटा नागपुर का पठार हमने देख लिया, पूर्वी घाट हमने देख लिया, हमने क्या देख लिया इधर यार, शिलांग का पठार देख लिया हमने, ये सारी चीजें इधर कवर अप कर ली, लगभग कर ली भैया। यार ये बताओ हिमालय में थोड़ा सा छूटा था ना, हिमालय में हम लोगों ने पूर्वी हिमालय को नहीं पढ़ा था, पूर्वी हिमालय को, तो आज यार इसी में छोटा सा वीडियो में 2 मिनट में उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और वहां से भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में होगा तो भारत के सभी दर्रे जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं उन सबको एक वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। ये नोट कर लिया करो आप लोग यार, नोट कर लिया करोगे क्योंकि फायदे में रहोगे नोट कर लोगे तो, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप नोट करते हो तो आपकी 70 से 80% चीजें आपके माइंड में सेटल हो जाती हैं, और अगर आप एक हफ्ते में, लगभग एक हफ्ते के अंदर आप चीजों को रिवाइज कर लो, सिर्फ एक बार मोटी मोटी नजर देख लो। देखो माइंड काम करता, कहते हैं हमारे 2 प्रकार के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, क्लियर। जो चीजें आगे वाला माइंड, एक ऐसा माइंड है सबकॉन्शियस माइंड है, पीछे वाला माइंड ये कॉन्शियस है, इसलिए कहते हैं ना पीछे मारना नहीं चाहिए, मना किया जाता है बचपन में, ये कॉन्शियस माइंड है। अब अगर ये जगह पर जब आप कोई चीज देखते हो, फॉर एग्जांपल जब आप कोई चीजें पढ़ते हो, रीडिंग मारते हो ना, तो देखा यहां पे फीडिंग हो जाती है उसकी, यहां पे फीडिंग होने लगती साहब, और पढ़ने के 2-4 घंटे बाद 90% गायब हो जाता है, केवल 10% बचता है साहब। एक हफ्ते बाद पता लगा 5% बचा, बाकी सब उड़ गया। इसलिए कहते हैं एक हफ्ते बाद रिवाइज कर लेना चाहिए साहब। तो ये वाला जो मटेरियल है ना, ये याद नहीं रहेगा, ये याद नहीं रहने वाला। आपको यही याद नहीं होगा कि आपने परसों कौन सा कलर की शर्ट पहनी थी साहब, क्योंकि वो यहां नहीं ट्रांसफर हुआ। लेकिन 3 घंटे की मूवी आपको पूरी थिएटर में आप जाते हो, लैपटॉप मोबाइल में कहीं भी देखते हो, पूरी की पूरी बिल्कुल सीन वाइज याद होती है, और आप पूरा 5 दिन बाद भी अगर एक्सप्लेन करना होगा तो आप ये बता सकते हो साहब हीरो की एंट्री कब हुई थी, हीरोइन की एंट्री कब हुई थी साहब। क्यों? क्योंकि वो यहां ट्रांसफर हो जाता है साहब। तो अगर आपके अंदर ये टेक्निक पैदा हो जाए कि आप इस वाले मटेरियल को यहां ट्रांसफर करने की क्षमता पैदा कर ले जाओ अपने आप में, और वो सिर्फ किससे होती है साहब, कंसंट्रेशन से होती है साहब, वो ध्यान से होती है, वो मेडिटेशन से होती है। बहुत पावर है। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल योर माइंड, अपने दिमाग को कंट्रोल करना साहब, सिर्फ यही मेडिटेशन का है। टू कंट्रोल योर माइंड इज कॉल्ड मेडिटेशन। एक शब्द में अगर हम कहें तो मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है साहब। बस आपको रिवीजन करना, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, नहीं कहोगे ज्ञान बहुत पेल रहे हो और पढ़ा नहीं रहे हो, तो चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी बातें भी अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। धीरे धीरे इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है। हिंदुस्तान में मतलब ये कह सकते हो कि ज्ञान का भंडार था, महात्मा बुद्ध हमने दिए। आज पूरा चाइना बुद्ध धर्म को अपना रखा, हिंदुस्तान से खत्म हो गया साहब। और यही कारण है कि आज बेरोजगारी, मारामारी हिंदुस्तान में चल रही है। आज पिछले 100 वर्षों में हिंदुस्तान क्या दे रहा है? आप हर वक्त ये कहते रहते हो कि हिंदुस्तान ने ये दिया दुनिया को, हिंदुस्तान ये दिया। साहब दिया था, वर्तमान में क्या दे रहे हो? जब दे रहा था उस समय हिंदुस्तान पूरी दुनिया में चरम पर था, अपने टॉप पोजीशन पर था। मौर्य साम्राज्य के दौरान हिंदुस्तान चरम पोजीशन में था, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, बिल्कुल सत्य है। हमने आर्यभट्ट दिए, हमने रामानुजम दिए, इस काल में भी दिए, उस दौरान हिंदुस्तान तब भी जाना गया। वर्तमान में आप कुछ नहीं दे रहे हो, और यही कारण है कि आप जब कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो आपका नाम नहीं होने वाला साहब। आपको पास्ट की बातें उतनी नहीं करनी है। आज अमेरिका दे रहा है, इसलिए टॉप पर कंट्रोलिंग में बैठा हुआ है। आज जापान दे रहा है इन्वेंशन, नई नई खोजें दे रहा है, नई नई तकनीकी दे रहा है, इसलिए टॉप में बैठा है। इजराइल को देखो साहब, छोटा सा देश है, आसपास के देशों में पुदीना बो रखा है साहब, उसने कंट्रोल कर रखा है साहब। आप काम करते नहीं है, बोलते ज्यादा है इस कि हमने ये दिया, हमने वो दिया। देश से कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, प्रेजेंट में आप क्या दे रहे हो साहब, इस पे फर्क पड़ता है साहब।
ठीक है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, अदरवाइज टाइम भी हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कवर अप करते हैं, और हम लोग क्या क्या है हिंदुस्तान में हमारा, अगर हम देखें जम्मू कश्मीर से लेते हुए क्या देखने जा रहे हैं साहब, हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छूटी हुई थी, उसको कवर अप कर लेंगे। अब जैसा भी मैप बन गया बस ऐसा एक्सेप्टेबल कर लो, कौन हमें पीएचडी करना भैया, ठीक है। चलो चलो भैया थोड़ा सा और देख लेते हैं साहब, इसको इधर बना लेते हैं, देखने में जैसे अच्छा लगने लगे। हाँ अब देखो भैया, हमें इससे कोई मतलब इधर वाले पोर्शन से नहीं, हमें यहां मतलब है। हमने देखा था हिमालय हमने पूरा पढ़ रखा था, हमने कहा था लास्ट में कभी टाइम मिलेगा तो इसको हम कवर अप कर लेंगे। आज थोड़ा सा बात करते हैं पूर्वी हिमालय के बारे में। तो ये क्या है भैया, ये है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पूर्वी हिमालय। यहाँ पर कई सारी चोटियां पाई जाती हैं साहब, हिमालय, पूर्वी हिमालय भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और क्या करता है जरा इसके बारे में समझ लेते हैं भैया। देखिए हिमालय का ही जो एक्सटेंशन था, हिमालय की जब बात की थी तो जो पश्चिमी चोटी थी वो थी क्या साहब, आपकी नंगा पर्वत, और जो सबसे पूर्वी जो चोटी थी नामचा बरवा। सिक्किम हिमालय के बाद का जो पोर्शन आता है अरुणाचल प्रदेश से, ये आपका ये वाला पोर्शन, ये माना हमने ये वाला पोर्शन गया, फिर ये नागा हिल, ठीक ऐसे मान लिया हमने साहब। अब देखो भाई साहब, यहां पे ये जो थोड़ा सा पोर्शन देखिए, यहां पे पश्चिम ये हिमालय का पोर्शन में आता है, तो यहां से पूर्वी हिमालय कहलाता है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जो है। यहां पे 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, टोटल तो 5 हैं। अब इनको लिखिएगा, समझिएगा जरा साहब, ये आपकी कौन सी साहब है, ये सब आपकी 5 पहाड़ियां पाई जाती हैं साहब। ये जो पहाड़ी है ना, ये वाली पोर्शन, ये आपकी पटुकोई की पहाड़ी कहलाती। कौन सी कहलाती है साहब, पटुकोई, क्या कहलाती साहब, पटुकोई की पहाड़ी। पटुकोई की पहाड़ी के बारे में आप ये लिख सकते हो, ये भारत एवं म्यांमार को मिलाती है, या इसको ऐसे मैं लिख देता हूं यहां पर ऊपर, क्योंकि नीचे पहाड़ियों के नाम लिखने होंगे। भारत एवं म्यांमार को मिलाती है, किसको, म्यांमार को मिलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा पटकोई पहाड़ी कहां पे, तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में भैया, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है साहब। किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है भाई साहब आपका, किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है आपका हिमालय का, पूर्वी हिमालय का, ठीक। अच्छा इसमें आते हैं साहब, इसमें ये जो पहाड़ी है, ये वाली पहाड़ी कहलाती है डफला। कौन सी भैया, डफला है साहब, क्या नाम इसका, डफला। ये वाली जो पहाड़ी है साहब, इसको क्या बोलते हैं, मिरी। क्या बोलते हैं भैया, मिरी। ये ऑर्डर पूछता है आपसे, कह देगा साहब इसमें अरेंज करो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर, इसलिए ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं, अबोर। कौन सा, अबोर। और ये वाली जो पहाड़ी है, ये हमने पटकोई देख ली, तो ये भी तो एक बचेगी, ये कहलाएगी मिश्मी। कौन सी भैया, मिश्मी। अब जरा एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यहां से चलते हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई। अब नाम बहुत अजीब अजीब लगेंगे भैया आपको, लेकिन मेरी तरफ से सुनिएगा, फिर से एक बार रिपीट करिए, मेरे साथ रिपीट करिए तभी याद होगा। ये ऑर्डर देखिएगा यहां से, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई। पटकोई इधर उल्टा, आपका तो ये क्या बोला, उल्टा बोलते हैं, पटकोई, मिश्मी, बोलो, अबोर, मिरी और डफला। फिर से रिपीट करिए, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई। पटकोई, मिश्मी, अबोर, मिरी, डफला। कितना आसान है भैया याद करना बहुत आसान है। अगर आप 3-4 बार ऐसे खुद किसी भी चीज को पढ़ लो भाई साहब, याद हो जाएगा। यही तो ध्यान की प्रक्रिया है साहब। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो स्टेट है कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा आता है, नागालैंड आता है कि नहीं आता है। यहां पर पाई जाती है आपकी
नागा हिल, नागा की पहाड़ी, नागा पहाड़ी कौन सी भैया? नागा पहाड़ी। अच्छा, नागा पहाड़ी के नीचे यार ये बताओ भैया, ये वाला कौन सा स्टेट है? ये वाला स्टेट बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ भैया, फटाफट बताओ कौन सा स्टेट है? आप स्टेट बताओ फटाफट जल्दी से। अब भैया हाँ, ये अरुणाचल हो गया, नागा हो गया, ये हो गया आपका मणिपुर है ना साहब, तो ये मणि पहाड़ी कहलाएगी साहब। कौन सी साहब? मणि पहाड़ी। और ये जो है ना ये मिजो पहाड़ी कहलाएगी। मिजोरम है ना साहब, मिजोरम, तो मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। यहां पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना साहब, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना साहब, वो एग्जाम में आ चुकी है। ऊंची चोटी कौन सी है साहब? ब्लू माउंटेन। कौन सी है? ब्लू माउंटेन। क्लियर? तो ये हमारा यार देखो छोटा सा वीडियो था, मतलब जैसा भी है, लेकिन हमने इस वीडियो में पूर्वी हिमालय को भी लगभग कंप्लीट कर लिया साहब। हमारा ये वाला भी हिस्सा हो गया, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, फिर नागा हो गया, मणि हो गया, मिजोरम हो गया, ये तीनों पहाड़ी। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन हो गई। नागा पहाड़ी की आप देखिएगा कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। बहुत मजेदार एग्जाम में आप देखिए, कुछ सर्च किया करिए, एटलस देखिए, ऑक्सफोर्ड की एक छोटी सी एटलस ले लीजिए यार, कोई महंगी नहीं आती साहब, बहुत इंटरेस्ट के साथ में। ज्योग्राफी में मैप में आप कमांड नहीं, आसानी से आप कमांड बना सकते हो साहब। एक एटलस ले देखते रहिए बस उसको, बैठे बैठे नैनो से प्यार करिए एटलस को, मैप को, मजा आ जाएगा साहब। ठीक है, चलो फिर मजा करिए। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करेंगे। यहां से हम लोगों ने हिमालय को विस्तृत समझ लिया, प्रायद्वीपीय पठार को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक एक कमेंट आप सबके पढ़ता हूं। तो अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हुआ, जो कंटेंट आपको लगता है कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, आप लोग जरूर करिए कमेंट, उस पर हम देखेंगे और अगर लगेगा तो वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन बस जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यार स्टेटस वगैरह में लगा लिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में। चलो टेक केयर, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।